हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौर्यकालीन शासकों की। मौर्यकालीन शासक हमने जो महत्वपूर्ण थे, विशेष रूप में 3 का ही उल्लेख मिलता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है, बिंदुसार का मिलता है और अशोक का विवरण मिलता है। उसके बाद की ज़्यादा विवरण मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने उनकी सबकी बात कर ली। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो करेंगे हम मौर्यकालीन प्रशासन की। तो कुछ बातें, कुछ चीज़ें कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझा के गया था। मौर्यकालीन प्रशासन के उल्लेख की यदि हम बात करते हैं, मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र की सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके। किसने लिखा, क्या था, क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके। तो मौर्यकालीन अर्थ प्रशासन की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? अर्थशास्त्र में मिलती है। ध्यान दीजिएगा कि मौर्यकालीन प्रशासन की जो प्रकृति है, वो प्रकृति कैसी है। मैंने आपको कहा कि मौर्यकालीन प्रशासन जो था वो केंद्रीय राजतंत्रात्मक था। केंद्रीय राजतंत्रात्मक का मतलब क्या है कि सेंटर में कौन है? राजा है। यह आपका राज्य है और इसके केंद्र में जो कुछ भी है, जितना भी सर्वे सर्वा जो जो विशेष जो शक्तियां होती है, सर्वोच्च जो प्रमुख है एक तरीके से, वो कौन है? राजा है। राजा सर्वोच्च है। किस किस में सर्वोच्च है राजा? शासन में सर्वोच्च है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सर्वोच्च अधिकारी है। न्याय में सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायाधीश है, अंतिम रूप से उसका निर्णय स्वीकार्य है। और साथ ही साथ सेना का सर्वोसर्वा है। सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होगा वो कौन होगा? राजा होगा। साथ ही साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी। मैंने कहा कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा यदि सुखी है तो इसका मतलब राजा सुखी है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। वह हितकर नहीं है जो राजा को हितकर लगे, वह हितकर है जो जनता या प्रजा को हितकर लगे। ये बात लिखी हुई है। कहां पर लिखी हुई है? अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। कहां पर लिखी हुई है? अर्थशास्त्र में। तो देखिएगा, मौर्यकालीन प्रशासन की यदि हम प्रकृति की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, प्रकृति कैसी है, तो देखिएगा, केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन था। अब केंद्रीय राजतंत्रात्मक का मतलब यह है कि राजा सर्वोच्च है। राजा सर्वोच्च है। और राजा सर्वोच्च किस किस में है? राजा प्रशासन का सर्वोच्च है। प्रशासन का सर्वोच्च है। राजा सेना का सर्वोच्च है। और राजा न्याय व्यवस्था में भी क्या है? सर्वोच्च है। राजा प्रशासन में सर्वोच्च है, ठीक है, राजा सेना में सर्वोच्च है, और राजा न्याय व्यवस्था में भी क्या है? सर्वोच्च है। ठीक है, वो कथन केवल दिमाग में रखिएगा कि अर्थशास्त्र में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि साहब, अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहता है, चाणक्य कहता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। वह हितकर नहीं है जो राजा को हितकर लगे, वह हितकर है जो जनता को हितकर लगे या जनता के हित में हो। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? साथ ही साथ अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक बात और कही है। क्या बात कही है? कि राजा समस्त शक्तियों को अपने हाथों में निहित करे। जितने भी जो पावर्स हैं, इन समस्त शक्तियों को अपने हाथों में वो निहित रखे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में
अर्थशास्त्र क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण बात बन जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या कहता है कि राजा समस्त शक्तियों को, समस्त शक्तियों को अपने हाथों में निहित रखे, अपने हाथों में निहित रखे। और लास्ट बात, इसकी एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि प्राचीन भारत में, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। प्राचीन भारत में सबसे विशाल नौकरशाही, सबसे विशाल नौकरशाही मौर्य काल में थी। कौन से काल में थी? मौर्य काल में थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्राचीन भारत में सबसे विशाल नौकरशाही सबसे पहले कहां पर स्थापित हुई? तो मौर्य काल में स्थापित होती है। आगे बात समझ क्लियर है। फिर एक हमने बात करी थी राजा के अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा हम लोग कर चुके, ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, और सप्तांग सिद्धांत का मतलब ये था, बता दिया वैसे तो मैंने, कि किसी भी राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए उसके 7 अंग होना अनिवार्य है। उसके 7 अंग होना अनिवार्य है। उन 7 अंगों से मिलकर ही एक राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से अंग थे? मैंने अभी अभी आपको कहा कि जो मौर्यकालीन प्रशासन है वो केंद्रीय राजतंत्रात्मक है, केंद्रीय राजतंत्रात्मक है। थोड़ा सा हल्का सा वापस रिवाइज करवा रहा हूं, हालांकि बता चुका मैं आपको। और मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र में कौन होगा? राजा होगा। केंद्र में कौन होगा? राजा होगा। और राजा शासन करेगा किसके ऊपर? जनता के ऊपर। और जनता कहां पर निवास करेगी बेटा? जनपद में। तो राजा और जनपद, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि राजा भी तो स्वयं निवास करेगा ना, कहां निवास करेगा? दुर्ग में। फिर मैंने कहा कि राजा को परामर्श देने के लिए एक अमात्य होगा। कौन होगा? अमात्य होगा। फिर मैंने आपको कहा कि राजा को जो है आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए सेना की जरूरत पड़ेगी दंड देने के लिए। और सेना को क्या देना पड़ेगा? कोष देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। बिना वेतन के कभी भी सेना काम नहीं करेगी, ठीक है। और फिर मैंने आपको कहा कि इन सब के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन राजा का कोई ना कोई मित्र तो होना चाहिए ना। राजा का कोई ना कोई मित्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो राजा का क्या होना चाहिए? एक मित्र होना चाहिए। ये हमने सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की थी। तो 1 2 3 4 5 6 और ये राजा स्वयं 7। तो ये सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं। कहाँ पर बताए गए हैं? अर्थशास्त्र में। ये मैं आपको पहले समझा चुका, बहुत अच्छे से याद भी करवा चुका जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सप्तांग सिद्धांत में कौन शामिल था और कौन शामिल नहीं था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो सप्तांग सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। फिर अर्थशास्त्र में एक बात क्या मिलती है? अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता। कोई भी राज्य या कभी भी राज्य जो है एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता। राज्य तो एक क्या है? बस है। राज्य का है क्या है? एक गाड़ी है। राज्य एक क्या है बेटा? गाड़ी है। और राज्य को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 पहिए बराबर होने चाहिए। एक पहिया हमने बात कर लिया कि सर्वे सर्वा इसका जो ड्राइवर है राज्य का, वो तो कौन है? ड्राइवर कौन है? वो तो राजा है। तो राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता। राज्य के 2 पहिए होने चाहिए भैया। और 2 पहिए, महत्वपूर्ण पहिए कौन सा? एक मंत्री परिषद की उल्लेख कर लिया हमने और दूसरा मंत्रिणी की उल्लेख करेंगे हम।
किसकी बात करेंगे, एक तो मंत्री परिषद की बात करेंगे और दूसरा किसकी बात करेंगे, मंत्रिण की। मंत्री परिषद क्या है, तो याद रखिएगा कि मंत्री परिषद को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वैधानिक, राज्य की वैधानिक आवश्यकता बताया है। क्या बताया है, राज्य की वैधानिक आवश्यकता बताया है। और इसी मंत्री परिषद को अशोक ने अभी अपने अभिलेखों में परिसा कहा है। क्या कहा है, परिसा शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द मिलता है मंत्रिण। मंत्रिण का मतलब क्या है, पहले समझ लो। मंत्रिण का मतलब यह है कि राजा के 3 से लेकर के 5 तक जो सबसे प्रमुख विश्वास पात्र लोग होते थे, उन विश्वास पात्र लोगों के समूह को वहां पर शब्द मिलता है मंत्रिण। क्या शब्द मिलता है, मंत्रिण। ठीक है, तो देखिएगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। देखिएगा कि मंत्री परिषद को राज्य की वैधानिक आवश्यकता बताया गया है। राज्य की वैधानिक आवश्यकता बताया है। ठीक है, तो राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चला करता। राज्य के लिए आवश्यक क्या है कि उसके लिए मंत्री परिषद भी होना जरूरी है। ये बात कहाँ कही गई है, अर्थशास्त्र में। मान लो कि ये राज्य रूपी बस है, ये राज्य रूपी आपकी क्या है, बस है, और ये कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकती। इसके लिए क्या होने चाहिए, 2 बराबर के पहिए होने चाहिए। 2 बराबर के क्या होने चाहिए बेटा, पहिए होने चाहिए। और ये दोनों पहिए कौन कौन से होंगे, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला पहिया ये और दूसरा पहिया आपका ये। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ों को, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। तो राज्य की वैधानिक आवश्यकता बताया किसको, राज्य की वैधानिक आवश्यकता किसको बताया गया है, मंत्री परिषद को। किसको, मंत्री परिषद को राज्य की वैधानिक आवश्यकता बता दिया गया है। ये कहा है कि साहब ये राज्य है और इसका यहाँ पर ड्राइवर तो है, कौन है, ड्राइवर तो है, कौन है, ड्राइवर राजा है। ड्राइवर कौन है इसका, राजा है। लेकिन राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता। राज्य के लिए बराबर बराबर पहिए होने ही चाहिए। राज्य के लिए बराबर पहिया होना ही चाहिए। ठीक है, राज्य के लिए बराबर पहिया होना ही चाहिए। ठीक है, तो राज्य के लिए वैधानिक आवश्यकता किसको बताया गया, मंत्री परिषद को। किसको, पहला पहिया हम कह सकते हैं इसका क्या, मंत्री परिषद। क्या बात बोल सकते हैं बेटा, मंत्री परिषद। और दूसरा पहिया इसके लिए क्या, मंत्रिण। दूसरा पहिया इसका क्या हो गया, मंत्रिण हो गया। दूसरा पहिया इसका क्या है, मंत्रिण हो गया। ठीक है, तो राज्य के लिए 2 वैधानिक चीजें बताई गई है। एक तो क्या बताया गया है, मंत्री परिषद, और दूसरा क्या बताया गया है, मंत्रिण बताया गया है। क्या बताया गया है, मंत्रिण बताया गया। अब देखो ध्यान से सुनना, राज्य की वैधानिक आवश्यकता बता दिया गया किसको, मंत्री परिषद को। किसको, मंत्री परिषद को।
और ध्यान रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों में अब मैं शॉर्ट में लिख दूं मौप मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद को क्या कहा गया, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा परिषा कहा गया है। एक तो क्या कहा गया, परिषा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, परिषा कहा गया है। अब मंत्री परिषद है तो कोई ना कोई इसको वेतन भी तो देना पड़ेगा भाई, बिना वेतन के काम थोड़ी करेंगे। तो याद रखिएगा कि मंत्री परिषद का वार्षिक वेतन नियत होता था। क्या होता था, वेतन। और वेतन कितना बेटा जी, ध्यान रखना कि 12,000 वार्षिक पण, 12,000 पण वार्षिक, इसका वेतन क्या था, 12,000 पण वार्षिक। अब यहां पर एक नया शब्द आया, क्या शब्द आया, पण शब्द आया है। तो पण का मतलब क्या है, पण का मतलब यह है कि मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा चांदी का जो सिक्का होता था वो पण कहलाता था। इसी के लिए शब्द मिलता है धरण, और इसी के लिए शब्द मिलता है कारसापरण। क्या शब्द मिलता है, कारसापरण। पण या धरण किसको कहा गया है, मौर्यकालीन चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, पण कहलाता था, या इसी के लिए धरण शब्द मिलता है, इसी के लिए कारसापरण शब्द मिलता है। अगली बात समझ में क्लियर है ना। तो देखिए इनको वेतन मिलता है, तो मंत्रिण में क्या चीज, मंत्रिण की बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, मंत्रिण में क्या चीज कि राजा के सर्वोच्च विश्वास पात्र, राजा के सर्वोच्च विश्वास पात्र, जिसमें 3 से लेकर के 5 तक लोग शामिल होते थे, जिसमें 3 से लेकर के 5 तक के लोग शामिल होते थे, विश्वास पात्र थे। जैसे अब यदि वर्तमान में बात करें तो एक तरीके से देखो, यहाँ प्रधानमंत्री है, ये है ना, ये क्या है आपका राजा है। वर्तमान में ये क्या आ गया, प्रधानमंत्री के स्वरूप में आ गया। किसके स्वरूप में आ गया, प्रधानमंत्री के स्वरूप में आ गया। आगे बात समझ में क्लियर है ना। अब यहाँ पर मंत्री परिषद की जब बात करते हैं तो 2 प्रकार के मंत्री हम मानते हैं ना, एक तो कैबिनेट मंत्री, एक तो कैबिनेट मंत्री सर्वे सर्वा होते हैं। राजा के जो सबसे ज्यादा, या प्रधानमंत्री के जो सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होते हैं उनको वो लेते हैं विश्वास पात्र लोगों को। कैबिनेट के साथ में अलग चीजें होती है, उनके साथ में जितने भी गूढ़ रहस्य होते हैं उनका भी वो प्रधानमंत्री चर्चा करता है। दूसरा राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री को एक तरीके से हम मंत्री परिषद के रूप में ले सकते हैं। मंत्रिण का मतलब क्या है कि राजा के 3 से 5 प्रमुख विश्वास पात्र लोगों का समूह। ठीक है, क्या कहलाता था, मंत्रिण कहलाता था। और इन्हें भी कोई ना कोई वेतन तो देना ही पड़ेगा, यस और नो भाई, इन्हें भी कोई ना कोई वेतन तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो क्या वेतन देंगे, इनका 4 गुना था। किनका, इनका। भाई ज्यादा विश्वास पात्र है तो वेतन भी तो ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, तो 4 गुना इनका, इसका 4 गुना करोगे तो 12 चौके 48, 48,000 पण वार्षिक मिलता था, है ना। राजा के 3 से 5 प्रमुख विश्वास पात्र लोगों का समूह, विश्वास पात्र लोगों का समूह, लोगों का समूह। ठीक है, क्या कहलाता था, मंत्रिण कहलाता था। दूसरी इसकी बात याद रखिएगा, इसका वेतन क्या होगा, तो 48,000 पण वार्षिक। वेतन इसका कितना था, 48,000 पण वार्षिक, पण वार्षिक। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। देखो हमने 2 बातें करी है विशेष रूप से। क्या क्या बातें करी बेटा, देखो उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अर्थशास्त्र में। कैसा है
केंद्रीय राजतंत्रात्मक है। कैसा है? केंद्रीय राजतंत्रात्मक है। राजा सर्वे सर्वा है, प्रशासन का सर्वोच्च है, सेना का सर्वोच्च है और न्याय का सर्वोच्च है। इन तीनों का सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? इन तीनों का सर्वोच्च कौन है? सर्वे सर्वा कौन है? राजा है। अर्थशास्त्र क्या कहता है कि राजा समस्त शक्तियों को अपने हाथों में निहित करे। ठीक है। दूसरी चीज क्या कि प्राचीन भारत में सबसे विशाल नौकरशाही आपको कहां पर देखने को मिलती है? मौर्य काल में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? फिर क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र क्या कहता है कि राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता। राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता। ठीक है। राज्य के लिए एक वैधानिक आवश्यकता बता दिया किसको? मंत्री परिषद को। किसको बता दिया गया? मंत्री परिषद को। और इसी मंत्री परिषद को अशोक के अभिलेखों में क्या कहा गया बेटा? याद रखना, परिषा कहा गया। तो इसको कोई ना कोई वेतन मिलता होगा। तो वेतन कितना? 12,000 पण वार्षिक मिलता था। दूसरा चीज क्या? मंत्रिण। दूसरी चीज क्या है? मंत्रिण। अब मंत्रिण में क्या होता था? राजा के जो सर्वोच्च जो विश्वास पात्र लोगों का जो समूह होता था वो मंत्रिण कहलाता था। कितने लोग अब शामिल होते थे? अब इसमें देखो अलग अलग थोड़ा सा अलग अलग विवरण मिलता है। कई जगह 3 से 4 लिखा हुआ है, कई 3 से 5 लिखा हुआ है। तो खैर इस प्रकार से प्रश्न हालांकि बनता नहीं है। तो याद रखना, इनका वेतन पूछा जा सकता है 48,000 पण वार्षिक। पण के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि पण क्या था, किस तरीके की चीजें थी। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? आगे देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से, और विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रशासन की। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन देखो ध्यान से सुनना बेटा, अब समझना यहां से चीजों को। ठीक है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझा रहा हूं मैं, जो विशेष महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ध्यान से सुनना। मैंने अभी अभी आपको कहा, मैंने कहा कि केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति थी। केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति थी, लेकिन क्या राजा अकेला शासन संचालित कर सकता है सुव्यवस्थित रूप से? नहीं। राजा की सहायता के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होने चाहिए। मंत्री परिषद की बात कर ली हमने, मंत्रिणी की बात कर ली, तो इस मंत्री परिषद में भी अलग अलग प्रकार के लोग होते थे। ठीक है, तो राजा की सहायता के लिए 18 लोगों का, एक व्यक्तियों का 18 व्यक्तियों का एक क्या होता था? समूह होता था। राजा की सहायता के लिए केंद्रीय प्रशासन में राजा की सहायता के लिए 18 लोगों का, 18 व्यक्तियों का एक समूह होता था। और इस समूह को क्या कहा जाता था? तीर्थ या अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ या अमात्य कहा जाता था। सबसे प्रमुख यदि तीर्थ की हम लोग चर्चा करें तो सबसे प्रमुख तीर्थ था आपका मंत्री और पुरोहित। ठीक है, और इन समस्त लोगों की, देखो ध्यान से सुनना, समस्त लोगों की नियुक्ति से पूर्व, समस्त लोगों की नियुक्ति से पूर्व एक चरित्र परीक्षण होता था। इनका जांच परीक्षा होती थी, चरित्र की जांच परीक्षा। और इस जांच परीक्षा को क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता था। देखो सुनना, केंद्रीय प्रशासन में सर्वे सर्वा कौन है? यहां पर मैं बिठा देता हूं आपका राजा। ठीक है, ये सारी की सारी बातें अर्थशास्त्र के अनुसार ही बता रहा हूं मैं। राजा से जस्ट नीचे है ना, राजा के 18 सहयोगी, राजा के 18 सहयोगी, और ये 18 सहयोगी आपके क्या कहलाते थे बेटा? तीर्थ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे। तीर्थों की संख्या कितनी? 18। मतलब प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हुआ करते थे, कौन सी श्रेणी के? प्रथम श्रेणी के अधिकारी। प्रथम श्रेणी के अधिकारी, प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे? तीर्थ या अमात्य कहलाते थे। ठीक है, ध्यान रखना कि सबसे प्रमुख तीर्थ, सबसे प्रमुख तीर्थ, सबसे प्रमुख तीर्थ, या इन्हें हम क्या बोलते थे? अमात्य। कौन होते थे? एक तो होता था मंत्री। कौन होता था? मंत्री या पुरोहित। मंत्री या पुरोहित, वस्तुतः ये दोनों ही पद एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते थे। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण का यहां पर बोलबाला था, विशेष रूप से ब्राह्मणों को दिया जाता था।
किसको दिया जाता था बेटा? ब्राह्मणों को दिया जाता। तो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हो गए, क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? तीर्थ। और तीर्थों की संख्या पूछ ली जाए, संख्या कितनी बेटा? संख्या याद रखिएगा, तीर्थों की संख्या कितनी? तो तीर्थों की संख्या मानी जाती है 18। तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18। आ गई बात समझ में? अब इससे नीचे, ठीक है ना, इससे नीचे भाई फर्स्ट ग्रेड के होंगे तो कुछ ना कुछ तो सेकंड ग्रेड के भी तो होंगे ना, कुछ फर्स्ट ग्रेड के होंगे तो कुछ सेकंड ग्रेड के भी तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? तो इससे नीचे जो अधिकारी नियुक्त होते थे, इससे नीचे जो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हुआ करते थे, उन द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? उन श्रेणी के अध्यक्षों को जो है अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अध्यक्ष। और अर्थशास्त्र के अनुसार ध्यान दीजिएगा बेटा कि अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अध्यक्ष ये क्या थे? आपके द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी थे। कौन सी श्रेणी के कर्मचारी थे ये? द्वितीय श्रेणी, सेकेंड ग्रेड के, ठीक है ना। तो द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के क्या थे ये? अधिकारी। क्या कहलाते थे? अध्यक्ष कहलाते थे। और अर्थशास्त्र के अनुसार अध्यक्षों की संख्या कितनी बताई गई है? 26 बताई गई है। अर्थशास्त्र के अनुसार अध्यक्षों की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ अध्यक्ष कितने हैं? तो याद रखना कि अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। कितने का? 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है? लेकिन ध्यान से सुनना, अब यहां से गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी? जब आप नई वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे, ओल्ड एनसीईआरटी में तो मामला सही है, बढ़िया है। अब उसमें गड़बड़ ये करी है, गड़बड़ क्या करी है कि राजा सहित कुल 27 बताए गए हैं और राजा के अलावा कितने? 26। लेकिन अर्थशास्त्र में कुल 26 का ही उल्लेख मिलता है। ध्यान देना, अर्थशास्त्र में कहां पर बेटा? अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी? अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में संख्या कितनी बताई गई है अध्यक्षों की? 26। कितनी बताई गई है? 26 संख्या बताई गई है। किसकी? अध्यक्षों की। और यदि राजा को शामिल कर ले सामान्य दृष्टिकोण से, तो वहां पर एनसीईआरटी जो बुक्स हैं अभी वाली जो आई है उनमें 27 मिलता है, राजा सहित। तो देखो दोनों एक साथ आएंगे नहीं प्रश्न। यदि आपसे पूछ ले राजा सहित अध्यक्षों की संख्या कितनी, तो आपको क्या करना है? 27। क्या करना है? 27। और अर्थशास्त्र में अध्यक्षों की कुल संख्या कितनी मिलती है? तो 26 मिलती है। कितनी मिलती है? 26 मिलती है। यहां पर एक बात लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं कि राजा सहित कुल कितने बताए गए हैं? 27। परंतु अर्थशास्त्र में 26 का ही उल्लेख मिलता है। परंतु अर्थशास्त्र में, कहां पर? अर्थशास्त्र में 26 का ही उल्लेख है। 26 का उल्लेख है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार तो संख्या 26 ही है, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन अभी एनसीईआरटी जो आई है, फिर मैं कह रहा हूं, उसमें संख्या कितनी मिल जाती है? 27। अब देखो ध्यान से, राजा तो है ससुर जी, तीर्थ है राजा का बड़ा बेटा, और अध्यक्ष है राजा का छोटा बेटा, ठीक है। अब इसका ब्याह करेंगे तो बहू लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? बहू लेके आएंगे। तो उसके लिए ये तो जेठ जी हो गए ना। तो यदि ये इसको या इसी को बहू मान लो, तो ये सीधे सीधे जाकर के इसके सब सामने जा सकती है क्या? तीर्थ के सामने नहीं जा सकती। तो इन दोनों के बीच में, अध्यक्ष और तीर्थों के बीच में, ध्यान से सुनना, संयोजक कड़ी के रूप में, संयोजक कड़ी के रूप में युक्त और उपयुक्त का उल्लेख मिलता है। तीर्थ और अध्यक्षों के बीच में संयोजक कड़ी के रूप में, किस रूप में बेटा? ध्यान दीजिएगा, संयोजक कड़ी के रूप में यहां पर उल्लेख मिलता है। संयोजक कड़ी के रूप में
इनको जोड़ने वाला, संयोजक का मतलब क्या है, संयोजक कड़ी के रूप में यहां पर क्या है बेटा, युक्त और उपयुक्त नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जो कि तृतीय श्रेणी के अधिकारी हैं। युक्त और दूसरा नाम क्या मिलता है, उपयुक्त। क्या नाम मिलता है, उपयुक्त मिलता है। और ये क्या है, तृतीय श्रेणी के अधिकारी, तृतीय श्रेणी के अधिकारी हैं। तृतीय श्रेणी के क्या है, अधिकारी हैं। आगे बात समझ में क्लियर है ना, ये ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है, कि युक्त और उपयुक्त कौन है, तो क्या कौन है, जो अध्यक्ष और तीर्थों के मध्य, अध्यक्ष और तीर्थों के मध्य संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करते थे, संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करते थे, वो कौन है, युक्त और उपयुक्त हैं, जो कि तृतीय श्रेणी के अधिकारी माने गए हैं। तीर्थों की कुल संख्या 18 है, ध्यान रखना, ठीक है, और अध्यक्षों की संख्या 26 है अर्थशास्त्र के अनुसार। लेकिन कई एनसीईआरटी की जो नई पुस्तक आई है उसमें राजा सहित अध्यक्षों की संख्या 27 बता दी गई है। आगे बात समझ क्लियर है। अब कुछ चीजें लिख रहा हूं, देखिएगा कि राजा को प्रशासन में सहायता देने हेतु, सहायता देने हेतु कितने लोगों का समूह बेटा, 18 लोगों का एक समूह होता था, 18 लोगों का समूह होता था। और इस समूह को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। आगे बात समझो, इनकी नियुक्ति से पूर्व, इनकी नियुक्ति से पूर्व इनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, जांचा परखा जाता था। जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण, उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण कहा जाता था। आगे बात समझे क्लियर, वापस समझाऊं क्या, देखो केंद्रीय प्रशासन की बात कर रहे हैं। केंद्रीय प्रशासन में अर्थशास्त्र में एक बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई, ध्यान से सुनना। बात लिखी हुई है कि राजा को सहायता देने के लिए 18 लोगों का एक समूह होता था, इस समूह को तीर्थ कहा जाता था। सबसे प्रमुख तीर्थ या अमात्य, ठीक है ना, इसे ही तीर्थ या क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। सबसे प्रमुख तीर्थ या अमात्य कौन होते थे, मंत्री और पुरोहित। कौन होते थे, मंत्री और पुरोहित। आगे बात समझे, राजा सर्वोच्च है, राजा से जस्ट नीचे तीर्थ यानी प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। इनकी संख्या मिलती है कितनी, 18। संख्या कितनी मिलती है इनकी, 18, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे, इनकी संख्या है 26। राजा सहित कुल संख्या 27 बता दी गई है, परंतु अर्थशास्त्र में 26 का ही उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में कितना, 26 का ही यहाँ पर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इन तीर्थ और अध्यक्षों के मध्य एक संयोजक कड़ी के रूप में
युक्त और उपयुक्त नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें तृतीय श्रेणी के अधिकारी हम लोग मान सकते हैं। आ गई बात समझ में। इन तीर्थों के और इन अध्यक्षों की नियुक्ति से पूर्व इनके चरित्र को जांचा परखा जाता था। इनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, और इस जांच परख को क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता था। जांचा परखा जाने का मतलब क्या है? जांचा परखे जाने का मतलब यह है कि भाई कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी मिलता था। जांच परख का मतलब यह है कि उनको समस्त कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता था। कौन कौन सी कसौटियां बेटा? तो कसौटियां वो कि जहां उसे भाई पता किया जाता था, क्या पता इसको किसी व्यक्ति ने घूस दे दी, किसी व्यक्ति ने घूस दे दी, तो क्या पता ये हमारा असहयोगी तो नहीं बन जाए, अगले व्यक्ति से जाकर के तो नहीं मिल जाए। तो इस प्रकार की चीजों की जांच परख की जाती थी। यही चीज आपका क्या कहलाता था? उपधा परीक्षण कहलाता था। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं अर्थशास्त्र में वर्णित, अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख अध्यक्ष। प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन से अध्यक्ष हैं उसकी बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। देखिएगा, एक तरफ तो मैं लिखूंगा अध्यक्ष का नाम और दूसरी तरफ मैं उसके लिखूंगा कार्य। क्या लिखूंगा? कार्य। आगे बात समझ में। यहां मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको सारे के सारे अध्यक्ष, जो जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष बनते हैं आपके, उन समस्त अध्यक्षों को मैं यही तुरंत प्रभाव से कक्षा में याद करवा दूं। और मैं आपको ज्यादातर वही अध्यक्ष पढ़ाने वाला हूं जो कोई ना कोई किसी ना किसी परीक्षा में आप तक पूछे जा चुके। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। RS 2015 का पेपर यदि उठा करके देखोगे तो वहां से एक प्रश्न पूछा गया था, मौर्यकालीन प्रशासन से सीता अध्यक्ष पूछा गया था एक तो, और दूसरा एक पूछा गया था UPSC IAS में प्रश्न भी पूछा गया था कि सड़क पर गंदगी फैलाने पर लिया जाने वाला टैक्स कौन सा था मौर्य काल के दौरान। ठीक है ना, तो उसकी भी आगे हम लोग बात करेंगे जब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तब। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। एक तरफ मैं यहां पर लिख रहा हूं अध्यक्ष, और एक तरफ मैं यहां पर उसके लिख रहा हूं कार्य। एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? कार्य। देखिएगा, नंबर 1 मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष क्या लिख रहा हूं? लक्षणा अध्यक्ष। देखिएगा क्या होता था लक्षणा अध्यक्ष बेटा। लक्षणा अध्यक्ष मतलब लक्षण चेक करता था कि लक्षण बढ़िया है कि नहीं है। किसके? नोट के। नोट नकली है कि नहीं है, और रखने उसको देखने के बाद में जमा कर देता था। उसको क्या कर देता था? जमा कर देता था। आगे बात समझ। तो इसका मतलब क्या हुआ? लक्षण अध्यक्ष। भाई मैंने अभी अभी आपको कहा कि लक्षण देखता था कि सही है कि नहीं है ना। दिखने में बनावट सही है सिक्के की, नोट तो पहले चलते नहीं सिक्के थे। ठीक है, सिक्के की बनावट सही है कि नहीं है। कोई 50 रुपए का सिक्का जारी करना है, कोई 100 का करना है, कोई अलग अलग मूल्य का करना है। तो कोषाध्यक्ष एक तो पहली चीज, क्या चीज था ये? कोषाध्यक्ष। इसी के लिए मुद्रा या टकसाल अध्यक्ष भी कहा जाता था इसको। मुद्रा या टकसाल का अध्यक्ष होता था, या मुद्रा या टकसाल का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? आपका लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। तो मैंने अभी अभी कहा ना कि क्या कहा
कि सिक्के जारी करेगा, क्या करेगा, सिक्के जारी करेगा, इसके लक्षण ठीक है भाई, सिक्का का बनावट ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिक्के जारी करने का कार्य कौन करता था, लक्षणाध्यक्ष। एक तरीके से ये क्या था, आपका कोषाध्यक्ष था। क्या था बेटा, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष था। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मुद्रा या टकसाल अधिकारी। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुद्रा या टकसाल अधिकारी, मुद्रा या टकसाल अधिकारी था। और इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, लक्षणाध्यक्ष। क्या बोल दिया, लक्षणाध्यक्ष। तो इसका कार्य देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कार्य क्या, एक तो सिक्के जारी करने का कार्य होता था, सिक्के जारी करने का कार्य। क्या चीज बेटा जी, सिक्के जारी करने का कार्य कौन करता था, लक्षणाध्यक्ष करता था। कौन करता था, लक्षणाध्यक्ष। दूसरा क्या, ये जो सिक्का जारी किया गया उसका निरीक्षण करने वाला एक और अधिकारी होता था, उसकी शुद्धता की जांच करता था। भाई इसको ज्यादा नॉलेज नहीं था, ये तो केवल सिक्के जारी करने का आदेश जारी कर देता था, लेकिन जो सिक्का बना है वो शुद्ध है कि नहीं, उसकी शुद्धता की जांच करने वाला जो अधिकारी होता था। देखो रुपये का रूप देख रहा है, उसको देख रहा है कि शुद्ध है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं, इसका मतलब निरीक्षण का जो कार्य करता था या सिक्कों का जो निरीक्षण करता होता था उसको क्या कहा जाता था। मैंने कहा सिक्के का रूप देख रहा है, सिक्के का क्या कर रहा है, रूप देख रहा है, इसलिए याद रखिएगा रूप दर्शक। क्या याद रखेंगे, रूप दर्शक। याद रखिएगा कि सिक्के का निरीक्षण, सिक्के का निरीक्षण निरीक्षण अर्थात शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच करने वाले अधिकारी को, करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। रूप दर्शक कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके, ध्यान से सुन लेना। यहाँ से रूप दर्शक का पूछा जा सकता है, कोषाध्यक्ष क्या किसे कहा जाता था, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नंबर 2 में यहाँ पर लिख रहा हूं, नेक्स्ट मैं यहाँ पर शब्द लिख रहा हूं पण्याध्यक्ष। क्या लिख रहा हूं, पण्याध्यक्ष। देखो संधि आती है ना, पणि धन अध्यक्ष। क्या करोगे, पणि धन अध्यक्ष। और जब हम वैदिक काल की बात करी थी हमने, तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि गायों के जो चोर होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो क्या कहलाते थे, पणि कहलाते थे। क्या कहलाते थे, पणि कहलाते थे, याद है ना। तो पणि धन अध्यक्ष, पणि का मतलब क्या, व्यापारी। तो व्यापारी होगा तो क्या करेगा भाई, अध्यक्ष है उसका। तो व्यापार वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था, पण्याध्यक्ष। क्या कहलाता था, पण्याध्यक्ष। व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष का अध्यक्ष क्या कहलाता था, पण्याध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था, पण्याध्यक्ष। कैसे तोड़ोगे इस शब्द को, पणि धन अध्यक्ष, पणि धन अध्यक्ष। पणि का, पणि को हम लोग पढ़ चुके वैदिक काल के दौरान, मैंने आपको बताया भी था। मैंने आपको कहा कि कौन है जो वस्तुतः गायों का चोर होता था, एक तरीके से व्यापारी था, एक तरीके से क्या था, वो व्यापारी था। उसी को हम लोगों ने क्या कहा, पण्याध्यक्ष कहा। क्या कहा, पण्याध्यक्ष। अगला नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं, देखिएगा पोतवा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष।
मैं एक एक लिखवा रहा हूँ आपको और एक एक समझा रहा हूँ, याद करवाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान देना। पोतवाध्यक्ष, पोत का मतलब क्या होता है? पोत का मतलब एक तरीके से हम मानते हैं ना भाई, जहाज, नाव, पोत, ठीक है ना, जलपोत। तो आपको क्या करना, जैसे ही पोतवाध्यक्ष शब्द आए तो आपको पोत मतलब जहाज में जाकर के माप तोल करना है। कैसे याद रखोगे कि सर ने बताया था कि पोत में जाकर के मतलब नाव में जाकर के हमें क्या करना है, नाप तोल करना है। क्या करना है, नाप तोल। तो मौर्यकालीन नाप तोल अधिकारी या माप तोल अधिकारी, माप तोल अधिकारी क्या कहलाता था, पोतवाध्यक्ष, ठीक है ना। तो माप तोल अधिकारी क्या होगा बेटा, माप तोल अधिकारी, माप तोल अधिकारी। माप तोल अधिकारी आपका क्या कहलाता है, पोतवाध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था, पोतवाध्यक्ष। अगला हम बात करते हैं नंबर 5 या जो भी है, कुप्याध्यक्ष। शब्द क्या है, कुप्याध्यक्ष। कुप्या में देखो, कूप धन अध्यक्ष, शब्द को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कूप। कूप का मतलब क्या होता है, कुआ। याद रखना कैसे, मैं केवल ट्रिक बता रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि आपको चीजें सहज हो जाए, ठीक है। कूप धन अध्यक्ष शब्द को तोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, कूप धन अध्यक्ष आएगा, यही तो शब्द आएगा, ठीक है ना। कूप मतलब क्या, कुआ। अब भैया कुआ बनाओगे तो हर जगह बना दोगे क्या, नहीं बना पाओगे ना। कुआ तो भैया गांव से बाहर ही बनाओ ताकि किसी के लिए भाई दुविधा वाली बात नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो कुआ जंगल जो है नगर से बाहर बनाएंगे, गांव से बाहर बनाएंगे तो कहां बनाएंगे, जंगल में। तो जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण करता, जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण करता आपका क्या कहलाता था, कुप्याध्यक्ष। जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण करता, ठीक है। जंगल की वस्तुओं का, जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण करता, निरीक्षण करता क्या कहलाता था बेटा, कुप्या अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था, कुप्या अध्यक्ष कहलाता था। अगला हम पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, शुल्का अध्यक्ष। शब्द क्या मिलता है, शुल्का अध्यक्ष। देखो शुल्क अध्यक्ष बहुत इजी है, तोड़ दो इसको। शुल्क, शुल्क क्या, टैक्स। कहते हैं ना चुंगी वसूलेंगे, भाई शुल्क लेंगे हम, तो क्या लेंगे, शुल्क लेंगे। तो चुंगी या टैक्स है ना। तो चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, क्या, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी आपका क्या कहलाता था, शुल्क अध्यक्ष। चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, वाला अधिकारी क्या कहलाता था, शुल्क अध्यक्ष कहलाता था। हो गई बात क्लियर। चलिए अगला शब्द, सूत्राध्यक्ष। शब्द क्या मिलता है बेटा, सूत्राध्यक्ष। सूत्र शब्द कैसे याद रखोगे, सूत्र क्या होता है, सूत्र हम बोलते हैं ना धागे को, और धागा मतलब क्या, कपड़ा। सूत्र है इसमें, है ना, धागा है, क्या है, धागा। तो धागा का मतलब कोई ना कोई वस्त्र होगा। तो वस्त्र उत्पादन अधिकारी क्या कहलाता था, सूत्राध्यक्ष। वस्त्र उत्पादन अधिकारी, वस्त्र उत्पादन अधिकारी, वस्त्र उत्पादन अधिकारी क्या कहलाता था बेटा, याद रखना, सूत्राध्यक्ष। सूत्र का मतलब क्या, हम धागा को मानते हैं ना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, सीता अध्यक्ष। क्या चीज बेटा जी, सीता अध्यक्ष। देखो कैसे याद रखोगे सीता अध्यक्ष, इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है कि पूछो मत कितना इजी है। कैसे, सीता, माता सीता जी, है ना, माता सीता सबको पता है ना, भगवान श्री राम की पत्नी,
माता सीता। और माता सीता जी भगवान श्री राम के साथ में कहाँ चली जाती है? वनवास में चली जाती है, वन में चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? वन में। और वन में जाकर के वहीं पर रहती है, भूमि पर। तो देखो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें वन से संबंधित चीजें होगी। वन्य भूमि, मैंने कहा ना, वन की भूमि में जाकर के वहां वन्य भूमि में निवास करती है, ठीक है ना। तो राजकीय वन्य भूमि की आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। माता सीता जी को कहां भेजना? वनवास में, और वहां वन्य भूमि में निवास करेगी, और वहां उनके लिए क्या होगी? आय और व्यय होगा। आय भी होगी तो व्यय भी होगा, ठीक है ना। बिना आय के तो व्यय किया ही नहीं जा सकता भाई, पास में जब कुछ है ही नहीं तो व्यय क्या करेगा। तो राजकीय वन्य भूमि की आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष कहलाता था। आगे हम बात करेंगे कर की भी, उसमें सीता कर आएगा। क्या आएगा? सीता कर आएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे जब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तब, है ना। भाग भी होता था, ठीक है ना। भाग सीता परणे कर, भाग नामक कर होता था, सीता नामक कर होता था, परणे नामक कर होता था, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सीता अध्यक्ष का मतलब क्या है बेटा? राजकीय वन्य भूमि से प्राप्त आय, राजकीय वन्य भूमि, वन्य भूमि से प्राप्त आय व व्यय, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, लेखा जोखा लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। क्या कहलाता था आपका? सीता अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सीता के बाद में याद रखना शूरा, शूरा अध्यक्ष। नेक्स्ट, क्या चीज? सुरा अध्यक्ष। सुरा का तो मतलब आप समझते हो, शराब, मदिरा, है ना, समझते हो सब लोग। चलिए, सुरा का मतलब क्या? शराब। और शराब कौन से विभाग में आता है बताओ? आबकारी विभाग। क्या चीज बेटा? आबकारी विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सुरा अध्यक्ष। आबकारी विभाग का, आबकारी विभाग का अध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सूरा अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सूरा अध्यक्ष। आगे शब्द याद रखिएगा, सूना। क्या शब्द याद रखेंगे? सूना अध्यक्ष। सूना मतलब क्या? विचरण करने वाला, है ना। सोना बोलते हैं ना मारवाड़ साइड में, जो फालतू ही घूमता हो इधर उधर। और सोना कौन घूमेगा? पशु, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे कि सोने कौन घूमेंगे? पशु घूमेंगे, ठीक है ना, इधर उधर घूमने वाले, टहलने वाले, है ना, फालतू। तो एक तो इन पशुओं को फिर क्या करा जाता था? काटा भी जाता था। तो जहां पशुओं को काटते हैं वो क्या होता है? बूचड़ खाना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बूचड़ खाना। तो पहली चीज तो इसमें याद रखना है कि बूचड़ खाने का अध्यक्ष, बूचड़ खाना अधिकारी, बूचड़ खाना अधिकारी, बूचड़ खाना अधिकारी, पहली बात। और दूसरी बात इसमें क्या? भाई समस्त पशुओं को थोड़े काट देंगे, है ना। कुछ अवध्य पशु भी होते थे, छोटे छोटे जो होते थे, उनको पैदा होते ही थोड़ी काट देते थे। तो अवध्य पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी भी आपका क्या कहलाता था? सूना अध्यक्ष। अवध्य, जिनको मारा नहीं जा सकता, अवध्य पशुओं की, अवध्य पशुओं की देखभाल करने वाला, देखभाल, देखभाल
करने वाला अधिकारी, करने वाला अधिकारी। हालांकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में पशु हत्या के ऊपर, पशु वध के ऊपर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेख संख्या 1 में मिलता है। कहां पर मिलता है? शिलालेख संख्या 1 में उसका उल्लेख देखने को हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट, आकारा अध्यक्ष। क्या चीज बेटा जी? आकारा अध्यक्ष। ठीक है, आकारा अध्यक्ष का मतलब क्या है? कैसे याद रखोगे कि आके कर, क्या कर, काम कर भाई, कहां पर कर? खान में। आकारा अध्यक्ष को कैसे याद रखोगे? आके कर, क्या कर, काम कर, कहां पर? खान में। तो खानों का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? आकारा अध्यक्ष। क्या कहलाता था? आकारा अध्यक्ष। खानों का अधिकारी, खानों का अधिकारी। क्या कहलाता था? आकारा अध्यक्ष। देखो, एक हमने पण्याध्यक्ष जो पढ़ा था, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, एक और उल्लेख मिलता है इसी में अन्य व्यापार का अध्यक्ष, जिसका नाम है संस्था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन होगी तो कोई ना कोई व्यापार होगा ना, उसके लिए शब्द मिलता है संस्था अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है बेटा? संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष। तो व्यापार का निरीक्षण करने वाला अधिकारी, व्यापार का निरीक्षक या निरीक्षण करने वाला अधिकारी। ठीक है ना, क्या होता था? संस्था अध्यक्ष होता था। क्या होता था बेटा? संस्था अध्यक्ष। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। एक शब्द मिलता है गणिका अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है? गणिका अध्यक्ष। गणिका मतलब समझते हो ना, नगर वधुएं जो होती थी, प्रोस्टिट्यूट्स जो होती थी, है ना, वेश्या जिनको बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स जिनको बोलते हैं, नगर वधु के रूप में उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, तो मतलब क्या? गणिकाओं का अध्यक्ष, गणिकाओं का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, मुद्रा अध्यक्ष इंपोर्टेंट है। क्या है बेटा? मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष। अब देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बनता है यहां से। मुद्रा का मतलब क्या? रुपया पैसा ना। मुद्रा का मतलब क्या है? रुपया पैसा। बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पास में रुपया होगा तो ही विदेश में घूमने जा पाओगे, नहीं तो जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। और विदेश में जाने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो, याद कैसे रखोगे? मुद्रा का मतलब सर ने बताया था कि रुपया पैसा, और आपके पास खूब रुपया पैसा होगा तो ही आप क्या करोगे? विदेश में घूमने के लिए जा पाओगे। और विदेश में घूमने के लिए जरूरी क्या है? पासपोर्ट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पासपोर्ट होना जरूरी है। तो इसलिए पासपोर्ट अधिकारी, क्या चीज है? पासपोर्ट अधिकारी क्या कहलाता था? आपका मुद्रा अध्यक्ष कहलाता था। पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट अधिकारी आपका क्या कहलाता था? मुद्रा अध्यक्ष कहलाता था। अगला एक शब्द मिलता है पतना अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है? पतना अध्यक्ष। पतना अध्यक्ष का मतलब समझो भाई, पतना अध्यक्ष क्या होता है? पत्नियों का अध्यक्ष? अरे नहीं भाई, पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है कि नहीं होता है ना, पतन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि बंदरगाहों का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? पतना अध्यक्ष। बंदरगाह का अधिकारी, का अधिकारी क्या कहलाता था? याद रखना,
पतना अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? पतना अध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझिए। एक शब्द मिलता है नवा अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष, देखो शब्द तोड़ोगे ना तो इसको शब्द क्या आएगा? नौ धन अध्यक्ष, और नौ से याद रखिएगा नौ सेना अधिकारी। क्या याद रखोगे? नौ सेना अधिकारी। नौसेना अधिकारी आपका क्या कहलाता था? नवा अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? नवा अध्यक्ष। ठीक है, एक शब्द मिलिएगा, याद रखिएगा, देवता अध्यक्ष। क्या याद रखेंगे? देवता अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष क्या होता है? देवता, देवता जी मतलब क्या? भगवान। और भगवान है तो इसका मतलब धर्म से संबंधित होगा। तो धार्मिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? देवता अध्यक्ष। धार्मिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? देवता अध्यक्ष। धार्मिक मामलों का, धार्मिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? देवता अध्यक्ष। ठीक है, एक शब्द याद रखिएगा, लोहा अध्यक्ष। क्या शब्द याद रखेंगे? लोहा अध्यक्ष। लोहा क्या होता है बताओ? धातु है कि नहीं है? तो धातु विभाग का जो अधिकारी होता था, किसका बेटा? धातु विभाग का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? लोहा अध्यक्ष, धातु विभाग का अधिकारी। और लास्ट बता रहा हूं बस, धातु विभाग का अधिकारी। लास्ट मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। एक शब्द मिलता है, क्या शब्द मिलता है? महामात्या पर सर्प। क्या शब्द मिलता है? महामात्या पर सर्प। सर्प, सर्प क्या याद रखोगे? सर्प याद रखोगे। और सर्प कहां पर? सर्प क्या करता है? छुपके वार करता है ना। और छुपके जो काम करता है वो कौन? गुप्तचर। कौन? गुप्तचर। तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी या जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? महामात्या पर सर्प, या इसी के लिए शब्द मिलता है महामात्या पसरण। महामात्या पर सर्प। ठीक है, महामात्या पर सर्प याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपका। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? यह अध्यक्ष महामात्या परसरप। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली क्लास में थोड़ा सा मैं इनका वापस रिवाइज करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें, और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।